बंगाल की है, लेकिन अजीब बात यह है कि एक तरफ जहाँ उन्होंने हमला किया है वामपंथियों के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ डिमांड भी की है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आए और हमें सपोर्ट करें। देखिए वहाँ पर आर्थिक हालत जो भी है बंगाल के अंदर, उस आर्थिक हालत के बारे में कई सारे आंकड़े हम भी आपको दे सकते हैं कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं वो गरीबी रेखा के ऊपर आए तो प्रथम स्थान आज बंगाल का है। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात वर्ल्ड बैंक कहती है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब का एक पूरा स्टडी है जो उन्होंने बताया कि स्टेट्स के अंदर ये पूरी लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू होने के बाद हर स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा, और उसके अंदर वो रैंक करते हैं बंगाल को टॉप 3 के अंदर। अब ये कहें कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब लेफ्ट आइडियोलॉग बन गए तो वो तो आप भी नहीं मानेंगे ना कोई। अगर वर्ल्ड बैंक कहेगा, मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहेंगे, और देश के आंकड़े ये बताते हैं कि एक फूड डिफिसिट स्टेट से आज बंगाल देश के अंदर सबसे हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जिस आंध्र प्रदेश से हम आते हैं, मतलब वो हुआ करता था, उससे भी आगे बढ़ गई। ये सब हुआ कैसे? जादू की छड़ी तो नहीं है किसी के हाथ में। अगर ये सब हुआ मतलब आपके मतलब कुछ जो भी कदम जो उठाए तो उसी का नतीजा है कि किसी भी जनतंत्र में जो यार्डस्टिक फाइनली जिस आधार पर, मूल आधार पर आपको देखना होगा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है या नहीं, वो है जनता की रिस्पांस। अब 7 बार लगातार पिछले 30 सालों में चुनाव में तकरीबन 2/3 की बहुमत देकर अगर वहाँ पर सरकार बरकरार रखी बंगाल की जनता, तो या आप ये कहिए वो जनता बेवकूफ़ है और आप सब कुछ जानते हैं, या आप ये मानिए कि जनता परमात्मा है हमारे संविधान में और उनका जो निर्णय है उसको स्वीकार करके चलिए। अगर कोई समस्याएं हैं तो समस्याओं को हल करना है, कोई दिक्कतें हैं तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात ना कहे कि लोग जो है जो समर्थन जो देते आए वो 7 बार मतलब 3 पीढ़ी के लोग एक के बाद एक वो जो है गलतियाँ करते जा रहे हैं कि हमें चुनते हुए। और पिछले चुनाव में हुआ क्या? पिछले चुनाव में यही आरोपों के चलते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया था कि बाहर से फोर्स ले आएगा, क्योंकि बंगाल का फोर्स जो है वो सीपीएम का प्रो फोर्स। हमने कहा ठीक है, बाहर से ले आइए फोर्स। तब उन्होंने कहा कि बंगाल में 5 फेजेस में इलेक्शन करेंगे जैसे देश में हो रहा आज। हम करिए 5 फेज़ में। तब उन्होंने कहा कि बंगाल के पोलिंग ऑफिसर जो है वो भी प्रो सीपीएम है, तो इसलिए ऑफिसरों को भी हम बाहर से लाएंगे। हमने कहा लाइए बाहर से। तभी कहा था, टंडन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनको याद है मुझे, मैं खुद कहा था उनको कि सर जब तक आप बाहर से वोटर नहीं लाओगे बंगाल में हमें नहीं हरा सकते हो। अब इस बात को तृणमूल कांग्रेस ने मान लिया कि बहुत ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ पिछले बार, तो 2/3 बहुमत क्यों मिला भाई? तो अब जो भी टिप्पणियां करने से पहले हकीकत को भी समझे, और उन हकीकतों के आधार पर ज़रूर इसके अंदर कोई किसी की दो राय नहीं है कि बहुत सारे पिछड़े हुए इलाके हैं बंगाल में, लेकिन कारण क्या है, ऐतिहासिक बात वहाँ पे हुई क्या है, और आज उसके बावजूद किस तरीके से वहाँ पे तरक्की हो रही है, ये सब चीज़ों की जायज़ा लेने की ज़रूरत है। तो इसलिए कह रहे हैं राय किसी की भी हो सकती है अपनी राय, लेकिन वास्तविकता उसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उनके दरवाजे यूपीए के आपके लिए खुले हैं। देखिए साहब, इसके अंदर 2 सवाल जो आप हर बार जो पूछते रहते हैं, इसके अंदर स्पष्ट कर दूँ बात कि आज हमारा मकसद है जो इस रणभूमि में हम उतरे हैं, एक राजनीतिक जो एक युद्ध चल रहा है। इस राजनीतिक युद्ध में हम एक सैनिक के रूप में सीपीएम उतरी है, एक मकसद से कि इस चुनाव के बाद एक गैर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष वैकल्पिक सरकार बनेगी केंद्र में। ये हमारा मकसद, और इस मकसद को पूरा करने के लिए हम रणभूमि में हैं। अब आप हमें सवाल ये पूछो कि आपका मकसद आप हासिल नहीं कर सकोगे, यानी अगर आप हार जाओगे रणभूमि में इस लड़ाई में तो क्या करोगे? कोई भी सिपाही जब लड़ने उतरता है ये नहीं कहता कि हार जाएगा तो क्या करेगा।
हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए, और वो जीत हम हासिल करना चाहते हैं कि एक गैर कांग्रेसी एक वैकल्पिक सरकार बने। अगर जरूरत पड़ी तो क्या कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सरकार बनाते हैं? किसके लिए ज़रूरत? गैर कांग्रेसी वैकल्पिक सरकार बनाना उद्देश्य है और उसके तरफ हम चल रहे हैं। सपोर्ट कांग्रेस से नहीं लेंगे, अंदर से बाहर कहीं से नहीं। कहाँ कांग्रेस कहाँ से आई भाई? गैर कांग्रेसी वैकल्पिक सरकार, ए नॉन कांग्रेस सेक्युलर ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। अब वो उनसे पूछिए भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि जो हमारी जो पार्टी की जो राय है और जो पार्टी की जो समझ है वो है कि वी आर वर्किंग फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नॉन कांग्रेस secular alternative government against the BJP and the communal forces, and that is our objective in these elections, and we are in the midst of a political battle to achieve that objective. Sir, Sharad Pawar has said that the third front, or like you call it the alternative, will not be able to form a government, and that left should then support them like they did in 2004. How do you respond to that? All these are situations post elections, right? Now he is entitled to his opinion, I am entitled to mine. I am saying post-elections there will be a non-Congress alternative secular government. Are you leaving an option open, sir? For what? For an alliance with the Congress? How does it exist? How does it arise? I am in the midst of a battle now saying I want to achieve a non-Congress, an alternative secular government. So where does the question of anything to do with the Congress come? If now therefore, if ifs and buts are not news of the day, that you'll have to wait till after the elections. सर, मनमोहन सिंह ने कहा है कि अगर उन्हें 100 दिन का समय दिया जाए तो इकोनॉमी को रिवाइव कर देंगे। कितना सहमत आप? 5 साल का समय तो दिया भाई। हम यही विनम्रतापूर्ण तरीके से उनसे यही विनम्रता से कहेंगे कि 5 साल तो दिया गया आपको। You see, PM candidate, we have said PM candidate will be announced only after the elections. There's a reason, and that reason I wish the media will also cooperate in conveying that dignity. We will, that when we talk in our constitution of we the people, what is that we the people? The sovereignty of the country rests with the people of India, and the people exercise that sovereignty every 5 years once by electing their representatives to the parliament. And it is the members of parliament who in a majority form the government, and the leader of the government is the prime minister. So before the people exercise their sovereign right, I mean, how can anybody declare who will be the prime minister? Because it's perfectly possible for the people in that constituency to defeat that person whom you are projecting as the prime minister. It happened with Indira Gandhi, remember? Indira Gandhi was the prime minister, she was projected as the future prime minister, and people in Raebareli defeated her. So please respect the people's sovereignty, let them elect first their MPs, and from those amongst those elected MPs there will be no dearth of very efficient, very capable prime ministerial candidates that we'll announce after the election.